हे सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स एजे। तो आज हम करने वाले हैं किड्स कॉर्नर स्कूल में पॉडकास्ट, वो भी मयंक भटनागर सर के संग, जो कि आप सब जानते हो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो चलो चलते हैं। सो गाइस, ये रहे हमारे मयंक भटनागर सर। सर आप कैसे हो अभी? आप बढ़िया। अच्छी लाइफ चल रही है आपकी? अभी कैसी चल रही है लाइफ? स्कूल की अच्छी। छुट्टी, गर्मी वगैरह बहुत पड़ रही है अभी। गर्मी तो देखिए दिन पर दिन साल भर साल बढ़ती जाएगी। अगर इससे बचने की कोशिश करेंगे तो बच नहीं पाएंगे, ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए सभी बच्चों से मैं यही कहूँगा कि एसी कमरों के अंदर ना बैठें, एक्सपोज ज़रूर करें नेचर को, क्योंकि ये प्रकृति है जो अपनी गोद में हमको सुलाती है और उसी की वजह से हम जिंदा हैं। मैंने देखा मेरी कार के अंदर 52 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा था। किसने सोचा था कि कहीं फिरोजाबाद के अंदर ये टेम्परेचर कभी भी आ सकता है, जबकि अगर हम देखें तो पिछले साल बरसात बहुत अच्छी हुई, विंटर्स भी बहुत अच्छे हुए, जाड़ा भी बहुत अच्छा लास्ट ईयर हुआ। उसके बाद इतनी तेज़ गर्मी किसने एक्सपेक्ट करी थी? लेकिन हम लोग क्या है कि एसी पे विश्वास करते हैं, ज़्यादा एसी लगाने के बाद में, क्योंकि एसी आपको अंदर तो हवा देता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में छोड़ता है वो आपकी ओजोन लेयर को कमज़ोर करता है। इस बार का तो एसी भी बहुत कम, मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है आने वाले वक्त में कौन सा एसी, ये सबसे बड़ा एसी जो है आपका पेड़ है। अगर आप उस पर खाद, पानी और पौधे का संरक्षण करेंगे, इतिश्री कर लेते हैं, हाँ हमने वृक्षारोपण कर दिया, लगा के निकल गए, वो पौधा सूख गया 4 दिन के अंदर। कोई गोद ले एक बच्चे की तरह, अगर पेड़ों को आप गोद लें, उनका खाद पानी मेंटेन करें और आगे एक प्रण लें कि मैं बड़ा करके इसको छोड़ूंगा, तब जाके पृथ्वी बच पाएगी। सर आपके स्कूल को कितना टाइम हो गया? मेरे स्कूल को 1966 में मेरा स्कूल बना है और 68वां साल है, 58th ईयर ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट। तो 58 साल संपूर्ण हो चुके हैं। लगभग 6 दशक हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और आपको कितना पढ़ाई में टाइम हो गया? कहाँ से आपने पढ़ाई करी? मैंने ज़्यादातर तो सबसे पहले तो अपने माँ के स्कूल से ही, किड्स कॉर्नर से ही। अच्छा। यस, 5th स्टैंडर्ड तक मैं किड्स कॉर्नर में ही मेरी शिक्षा ग्रहण हुई, हिंदी मीडियम में। उस समय इंग्लिश मीडियम नहीं था। फिर उसके बाद बॉम्बे से मैंने डॉन बॉस्को स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी, मानिक जी कूपर से करी, फिर NM नरसिम्हा जी कॉलेज। बॉम्बे में आप अकेले पढ़ते थे कि कोई आपके संग था? मेरे भाई थे मेरे साथ। अच्छा। वो CA कर रहे थे, मैं स्कूलिंग कर रहा था। नरसिम्हा जी कॉलेज से मैंने BCom किया और उसके बाद MCom किया, B.Ed किया, M.Ed किया, PhD करी और BCom के बाद ही MBA किया। मेरा सिलेक्शन हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और वहाँ से मैंने लखनऊ से MBA किया। आपने बाहर से भी पढ़ाई करी थी? बाहर पढ़ाई नहीं करी, 1.5 साल नौकरी करी थी ऑस्ट्रेलिया में, सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में। वहाँ से, क्योंकि मेरी मदर का कहना था कि डायरेक्टली आप कोई भी डिग्री लेने के बाद में स्कूल नहीं संभालेंगे, पहले आप किसी दूसरे के अंडर में नौकरी करके एक्सपीरियंस लें कि नौकरी देना क्या होता है। नौकरी करने के बाद पता चलता है कि नौकरी किसी को जब हम दें तो उससे हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर अभी जो एजुकेशन में आप देख रहे हो कितना गड़बड़ हो रहा है, नीट एग्ज़ाम वगैरह में, उसमें आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, नीट ये एजेंसीज हैं जो एजेंसीज गड़बड़ करती हैं। दोषारोपण गवर्नमेंट्स के ऊपर, बाकी सारी तलवारें जो दूसरे लोगों पे पड़ जाती हैं, वो इन एजेंसीज पे क्यों नहीं पड़ती? उन एजेंसीज को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? सच तो वहाँ से निकल के आएगा। और देखिए, बहुत तैयारी करता है बच्चा आजकल, बहुत मेहनत से तैयारी करता है और उस तैयारी से बड़ी है उसकी वो उम्मीद जो जब टूटती है तो दिल कहाँ पहुँचता है, मनोवृत्ति कहाँ पहुँचती है, एक सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होने लगती है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। किसी ने लोन लेके अगर कहीं कोचिंग की हो नीट की और माँ बाप बहुत गरीब हों, उन्होंने किसी तरीके से उसको तैयारी करवाई हो और फिर एग्ज़ाम दिलाया हो इस आशा से कि मेरे बच्चे की तैयारी पूर्ण है, ये 100% सिक्योर करेगा, और इन गड़बड़ियों की वजह से जब उसका रिज़ल्ट रुक जाए
तब उन माँ बाप पे उस बच्चे पे क्या बीतती है ये शायद कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। टीका टिप्पणी सब कर सकते हैं, लेकिन जो झेलता है वही समझता है कि मेरी क्या हालत है। लेकिन ये एजुकेशन का पैटर्न जो अब धरातल की तरफ चल दिया है, इसको सही करने की बहुत ज़रूरत है। इसकी जड़ें कहाँ हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले एक गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होता था, कोचिंग करवाने के लिए तो पहले कोचिंग सेंटर्स ही नहीं थे। ये सब जो भ्रष्टाचार के जो सेंटर्स हैं उनको खोलने में माता पिता ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। स्कूल एक क्षेत्र है जहाँ विद्या बच्चे को दी जाती है। बच्चे ने अगर अपने माँ बाप से कह दिया अरे स्कूल में पढ़ाई नहीं है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मम्मी पापा, कोचिंग करवाओ। अब माँ बाप ये तो हकीकत जानने जाते नहीं कि वाकई वो बच्चा स्कूल में नहीं समझ रहा है या नहीं, या कोई और कारण है। अच्छा चल चल ठीक है, तू कोचिंग कर ले। वहाँ वो कोचिंग ज्वाइन कर ली उसने, वही शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहा है, वही वहाँ पे उसने कोचिंग ज्वाइन कर ली। उसने उनको लिबर्टी दे दी, चलो तुम बात करो, आराम से बात करो, वह लड़के लड़कियां हैं, खूब आपस में उन्होंने डिसिप्लिन का क्राइटेरिया हटा दिया। बच्चा स्वतंत्र हो गया, बड़ा खुश है, बिना शिक्षा ग्रहण किए हुए वो बहुत खुशी से अपने पेरेंट्स को फीडबैक देता, हाँ यहाँ सब समझ में आ रहा है, यहाँ बिल्कुल सब सही है। और पेरेंट्स भी उस अनभिज्ञता में कि वो जानते ही नहीं कि क्या चल रहा है, फिर जब रिजल्ट आता है तो वही बच्चा बुरी तरीके से फेल होता है। फिर भी माँ बाप नहीं पूछते उन कोचिंग सेंटर्स से कि आपने पूरे साल भर कोचिंग, फिर स्कूल जाना बंद हो जाता है। वो कोचिंग सेंटर्स पे ही डिपेंड कर देता है और सिर्फ स्कूल में फीस जमा करता रहता है, कोच स्कूल जाता ही नहीं। क्योंकि स्कूल के अंदर एक स्ट्रिक्टनेस है, अनुशासन है, रोक टोक है, वहाँ रोक टोक हट जाती है। जब वही टीचर स्कूल में है तो क्या माँ बाप का हक नहीं है कि स्कूल के प्रशासन को उधेड़ के रख दें कि साहब आपके यहाँ के ही टीचर से हम बाहर कोचिंग करवाएं और वही टीचर आपके यहाँ पढ़ा रहा है, तो आप यहाँ अपने स्कूल में कोचिंग क्यों नहीं दे रहे? कोई पेरेंट नहीं आता हमारे पास ये कहने, लेकिन सारे पेरेंट्स उस टीचर पे भाग जाते हैं। अब जिसको 25,000 रुपये स्कूल से मिल रहा होगा और जिसको 2.5 लाख रुपए कोचिंग से मिलेगा, वो प्राथमिकता कहाँ देगा? वो भी अपना एक स्टैंडर्ड छोड़ देता है टीचर, वो सिर्फ कमाने के लिए निकल पड़ता है। तो यहाँ वो शिक्षक एक वो दानव बन जाता है। और ये समाज का वाकई आईना है, जो समाज इस तरीके से धरातल में जा रहा है। ये सारे जितने कोचिंग सेंटर्स हैं, 3rd स्टैंडर्ड से बच्चों को कोचिंग में ले लेते हैं और कहते हैं हम IIT की तैयारी करेंगे। 3rd स्टैंडर्ड से IIT की तैयारी होगी, 5th स्टैंडर्ड से IIT की तैयारी होगी। डमी स्कूल से ये लोग एंट्री करवाते हैं, तब भी इनकी आंखें नहीं खुलती। जो स्कूल्स के पास आपका एफिलिएशन नहीं है, मान्यता नहीं है, ये कोचिंग सेंटर्स पे कोई मान्यता तो है नहीं, ऐसे स्कूल जिनके अंदर बच्चे खाली, जहाँ स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, ऐसे स्कूलों पे वो उनके बच्चों को भर देते हैं, वहाँ से करवाते हैं बोर्ड। तो प्रैक्टिकल में उन बच्चों को बिल्कुल निम्न नंबर देते हैं वो लोग। और क्योंकि ये कंपटीशन की ही तैयारी कराते रहते हैं, इसलिए CBSE में वो बच्चे फेल हो जाते हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं कि कंपटीशन निकल जाते हैं लेकिन CBSE के अंदर फेल हो जाते हैं, तो उनकी रैंकिंग धड़ाम से होती है और वो सिलेक्शन होता ही नहीं। ये माँ बाप समझते ही नहीं, पेरेंट्स, कि किस चीज़ की किस उम्र पे ज़रूरत है। तो एजुकेशन से रिलेटेड आप फिरोजाबाद में क्या चेंजेस लाना चाहते हो, अगर आपको ऐसा कोई मौका? देखिए, फिरोजाबाद के अंदर एजुकेशन का दायरा सबसे निम्न है, मैं आपको बता दूं। इसके सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स और टीचर्स, अपने को भी शामिल कर रहा हूँ, कि हम संचालक हैं, हमें अपने टीचर्स को उधेड़ देना चाहिए कि अगर किसी बच्चे को अनुचित आपने कोचिंग लेने की कोशिश की तो आपको जेल में, ये कानून आना चाहिए कि किसी गरीब बच्चे पे दबाव बना के अगर ट्यूशन के लिए बाध्य किया जाता है तो ऐसे शिक्षक को सीधे जेल किया जाए। वही ट्यूशन की स्कूल में पढ़ाना अच्छा है ना, स्कूल में पढ़ाना चाहिए। वही आप हमसे मांगो कि सर अगर हम पूरे मन से मांगे तो 25 नहीं, हमको 40,000 रुपये चाहिए, हम देंगे, हम आपको देंगे, लेकिन ट्यूशन पे बैन करेंगे। हम जब भी किसी टीचर को लेते हैं तो उस पर बैन लगाते हैं कि आप कोचिंग नहीं लेंगे, लेकिन वो चोरी छुपे, हाँ, स्कूल की नज़रों से बच के
ऐसी जगह पे जहाँ पता ना चले वो कोचिंग लेने लगते हैं। हमको जब पता चलता है हम एक्शन लेते हैं, तो वहाँ से हटा के वो दूसरी जगह कर लेते हैं। लेकिन ये कानून, बाकी के कानून तो तमाम पास हो रहे हैं, ये असली जड़ें जो हैं समाज को बर्बाद करने की, कि कोचिंग के लिए जो बात करना, किसी बच्चे को फेल कर देना, प्रैक्टिकल में देख लूँगा तो ये कर लूँगा, अगर मेरी कोचिंग ज्वाइन नहीं करी प्रैक्टिकल में नंबर कम दे दूंगा, देखूं तुम कैसे पास होते हो। इस तरीके के दानवों को जेल भेजना चाहिए। देखिए, इतनी सत्यता से मैं बता रहा हूं, अगर ये कानून पास हो और जो संचालक ऐसे दानवों का सपोर्ट करे उनको भी जेल के पीछे होना चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए। अनुशासन का दायरा हटा रहे हैं तो वो उनके लिए भगवान हो गए कि अरे सर की वजह से ऐश है हमारी, उनकी वजह से हम ऐश कर रहे हैं। अरे ऐश की जगह जब तैश खा के गिरते हो आगे, जब नौकरी नहीं मिलती, तब कहते हो अरे सर अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो ज़िंदगी बर्बाद है। तो चिड़िया जब खेत चुग जाए तब क्या फ़ायदा। समय रहते जाग जाए बच्चा। हमारी प्रयास यही होता है कि बच्चा समय रहते जाग जाए। हम उनको अनुशासन के दायरे में रखने की कोशिश, मैं स्पेशली बता रहा हूँ, मैं स्पेशली ये देखता हूँ कि मेरा बच्चा स्कूल से निकला कैसे और स्कूल आया कैसे। जब स्कूल से निकल के यहाँ से दोस्तों के साथ जाता है तो मैं उनको डील करता हूँ, जब किसी दुकान से कुछ लेता है तो मैं उनको डील करता हूँ, बाइक पे अगर दिखता है तो मैं डील करता हूँ। लेकिन पेरेंट्स इसको बहुत बड़ी मेरी कमी मानते हैं। हाँ, अब यही क्वेश्चन इसी में जी। तो इसमें आपसे बच्चे, बहुत से बच्चे स्कूल के डरते हैं इसी चीज़ से कि सर बहुत स्ट्रिक्टली हैं, पर ऐसा क्यों, रीज़न क्या है? स्ट्रिक्टनेस आज की अगर उनके कल के सुनहरे भविष्य में कन्वर्ट होती है तो मैं 50 बार नफरत झेलने के लिए तैयार हूं। मेरा बच्चा अगर अपने बच्चों को खिलाने पिलाने और अच्छी शिक्षा देने लायक कमा ले, ये सपना लिए रहता हूँ। उसके लिए मैं पर्सनल चाहे कितना भी आरोप झेल, मेरे को नफरत की इंतहा कर दे, नफरत की बिल्कुल लिमिट बढ़ा दे मेरे प्रति, मैं विचलित नहीं होऊंगा। खूब मुझसे नफरत करें, लेकिन कल को जब बच्चा जब एक पर्सनैलिटी बन जाता है, मुझे याद रखे या ना रखे, लेकिन उसका जीवन संवर जाए। भाई एक बाप, माँ बाप की क्या ड्यूटी होती है कि वो बच्चों से क्या अपना एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं आगे चल के मुझे रेस्पेक्ट देना, जो ये एक्सपेक्ट करते हैं वो भी गलत है। अरे देना सीखो, मैंने देना सीखा है बच्चों के भविष्य के लिए। आज उनको अनुशासन देता हूँ जिससे कि कल उनका भविष्य सुरक्षित हो, इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ये चाहे मेरी गलती समझें या कुछ भी, कल को जब वो बन के आते हैं तो अपने आप रियलाइज़ करते हैं, सर उस दिन आपने अगर थप्पड़ नहीं मारा होता तो आज हम यहाँ नहीं बनते सर। कई बार ऐसे भी स्टेटमेंट मैंने सुने हैं, वो सुन के दिल को बहुत शांति मिलती है। आज तो मैं नफरत का पात्र हो जाता हूँ। आज देखिए फेसबुक पे कई जगह अनुशासन के मारे मेरे लिए तमाम गलत गलत कमेंट हैं। मैंने देखा है, वो तो रावण है, वो तो ये है, वो तो ये मारते हैं, मोस्ट क्रूअल हैं, निर्दयी हैं। ठीक है, मैं अगर निर्दयी हूँ तो मेरी निर्दयता आपका परिणाम जब देती है, मेरा दिल तब प्रसन्न होता है। मुझे आपसे कोई इज्जत की ज़रूरत नहीं, मुझे आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए, सिर्फ उसकी ज़रूरत है। आपके स्कूल में इन टोटल कितने स्टूडेंट एजुकेशन ले रहे हैं अभी प्रेजेंट में? लगभग 3000 के करीब बच्चे हैं जी। हिंदी मीडियम वगैरह सब मिला के? हिंदी मीडियम हटा के बता रहा हूँ। अच्छा जी। सो आप इस सिंगिंग अच्छी कर लेते हो, सबको पता है, तो पब्लिक के लिए कुछ एक लाइन या एक गाना आप अभी गा के दिखाओ। देखिए सिंगिंग आप कह रहे हैं कि अच्छी कर लेते हैं, मेरा पर्पज़ ही है, वी वांट टू कन्वर्ट मल्टी पर्सनालिटीज। एक बुक वॉर्म्स कभी भी अपना एक आईएएस नहीं हो सकता। अगर आईएएस होना है तो आपको हर क्षेत्र में, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ सिंगिंग का ही नहीं, मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ। मैं टेबल टेनिस नेशनल लेवल पे खेला हूँ, मैं क्रिकेट बहुत खेला हूँ और ये सारी ट्रॉफीज़ क्रिकेट की है और टेबल टेनिस की हैं। तो एक खिलाड़ी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक सिंगर के रूप में, और मैं पहली बात तो अपना काम स्वयं करता हूँ, खाना मैं खुद बनाता हूँ। अच्छा। यस, ऐसा नहीं है कि मेरी माँ ने मुझे खाना बनाना भी सिखाया, मेरी माँ ने मुझे अपने खुद के कपड़े धोना सिखाया, प्रेस करना सिखाया। तो इन चीज़ों को पेरेंट्स आजकल जो कंफर्ट लेवल जो बच्चों को दे देते हैं कि बच्चों ने कपड़े उतारे घूरे से बना के एक जगह रख दिए, ये हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाया। मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में कोई नौकर नहीं दिया। मैं जब बॉम्बे में था,
जब देखता था घर में कोई है ही नहीं तो मजबूरी में खुद कपड़े धोते थे। एक दो बार कपड़े जले लेकिन फिर प्रेस करना सीख गए। घर में कोई नौकर नहीं था, अगर आपको जो कुछ अलग हटके खाना तो खुद ही बनाना था। धीरे धीरे वो बनाना भी सीख गए। देखिए, किल्लत हमेशा जिल्लत से बचाती है। जब आपको एक दायरे में रखा जाता है, आजकल 1 रुपये बच्चा मांगता है तो माँ बाप उसको 5 रुपये देते हैं। हम 1 रुपये मांगते थे तो 50 पैसे दिए जाते थे। तो उसमें हमारी ज़िंदगी बन गई। जब पहली साइकिल मुझे मिली थी 11वीं कक्षा में, तो मुझे लगा था कि पता नहीं मैंने पूरी दुनिया को ख़रीद लिया। आजकल 6 साल के बच्चे को एक्टिवा, फिर 12 साल के बच्चे को मोटरसाइकिल, फिर KTM, फिर ये। अरे उसने किया क्या? हमारे पास क्लियर अवार्ड था कि बेटा तुम इतने % मार्क्स लाके दिखाओ, तब ये मिलेगा, तब आपको ये मिलेगा। एक एफर्ट्स एंड रिवार्ड्स का रिश्ता था। आजकल ये रिश्ते ख़त्म हो। इसी की बदौलत इस स्कूल से अभी तक लगभग 4 IAS निकल चुके, 4 ही IPS निकल चुके, 5 PCS निकल चुके, लगभग 51 IITians निकल चुके। तो ये क्या है? ये सिक्योरेंस क्यों है? क्योंकि आत्मनिर्भर बनाना बच्चों को। मैं बच्चों जैसा, जब मैं देखता हूँ बच्चे के अंदर कोई टैलेंट है तो मैं उनको कविता की तरह, मैं एक कवि भी हूँ, मैं उनको जोड़ता हूँ कि देखो समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, दहेज है या इस तरीके से लड़की और लड़के के बीच में जो खाई है, लड़कों को प्राथमिकता देते हैं लोग, इसके ऊपर कुछ लाइनें लिखो। जब वो अपनी सोच को समाज के साथ जोड़ते हैं तब भी वो परिपक्व होते हैं मन से। चाहे वो छोटी सी कविता लिखें, लेकिन उस कविता को मैं पूरी असेंबली के बीच में बच्चों की प्रदर्शित करता हूँ, तालियां बजवाता हूँ, जिससे उत्साहित होकर बच्चे समाज की विभिन्न प्रॉब्लम्स को सामने लेकर आएं और कविता के माध्यम से उनका निस्तारण करें। मैं एक सिंगर हूँ तो अपने बच्चों को भी मैं खुद पर्सनली गाइड करता हूँ सिंगिंग में। कविता के रूप में कई बच्चों को, एक गुनी जैन लड़की है, हेड करती है वो, आप देखिए किस वे में वो अपनी कविता करती है। जब मैं आपको सामने लेके आऊँगा, बिलीव नहीं करेंगे, सर ये प्रोफेशनल नहीं है, खुद लिखती है, खुद समाज की तमाम बुराइयों के ऊपर वो प्रहार करती है। तो ऐसे बच्चे जो समाज की जो बुराइयां हैं उनके विरुद्ध एक जंग लड़ें, मुझे ऐसे फाइटर्स चाहिए। मुझे वो लोग नहीं चाहिए जो समाज को बर्बाद करें, जो यहाँ से निकल के सिगरेट पिएं, जो यहाँ से निकल के किसी पेटिस खाएं या घर पे अच्छा पौष्टिक खाना माँ बना के इंतज़ार कर रही हो और वो पेटिस खा के कहते मुझे नहीं खाना, ये सड़ा गला, उस माँ की मेहनत को बर्बाद करें। संस्कारों पे चलना मैंने सीखा है और संस्कारों का ही पालन करता हूँ बच्चों को संस्कार डालने में। आपके और स्कूल्स के रिलेशंस कैसे हैं, मतलब वो आपसे कैसे मतलब हैं? देखिए, मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष। तो सभी स्कूल मुझसे जुड़े हुए हैं। उनकी कोई भी समस्या होती है वो मुझसे डिस्कस करते हैं और मैं उनको निस्तारण बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसको इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। हम सब मिलकर कार्य करते हैं, चाहे वो कोई भी स्कूल्स हो। कहने को सब कहते हैं कि जैसे अरे सेंट जॉन्स और किड्स में कंपटीशन, हम कहते हैं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। फादर से मेरा इतना अच्छा दोस्ताना रहा, फादर शाजी विनोय, फादर विनोय अभी इस समय हैं, बहुत अच्छे मेरे दोस्त। फादर शाजी तो बिल्कुल मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि मतलब उनका कोई अलग स्कूल है या मेरा कोई अलग स्कूल है। ये DPS स्कूल से हैं आपके? DPS स्कूल से बराबर हम लिंक रहते हैं, बराबर गुप्ता जी के साथ में बराबर मेरी बातचीत होती है, आप उन्हीं से पूछिए। तो हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं। ऊपर से तस्वीर एक बहुत अलग लगती है, लेकिन अंदरूनी तौर पे हम सब एक हैं। कहीं भी हम लोगों के बीच में मनमुटाव नहीं है। वो राजनीति, जैसे राजनीति हावी रहती है कि अरे वहाँ तो उन लोगों की तो आपस में बनती नहीं है, ये नहीं बनती, ऐसा कुछ नहीं है। वो बच्चे बना के रख देते हैं। जब हम शिक्षाविद है तो विद शिक्षा है। डू यू गेट इट? इफ वी आर एजुकेशनिस्ट, वी आर विद एजुकेशन। सो वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड वी कम्युनिकेट टू ईच अदर। हम आपस में लगातार बातचीत करते हैं जिससे कि एक स्कूल्स का स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। सर, आप कभी पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आए? देखिए, पॉलिटिक्स में मैं डिनाई नहीं करता आने के लिए, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता। पॉलिटिक्स क्या, मैंने तो मैं राम भक्त था, मैंने रामलीला का इलेक्शन लड़ा, उसमें मैं मेंबर बना। मेंबर बनने के बाद रामलीला का चुनाव हुआ, उसमें मैं रामलीला कमेटी का अध्यक्ष बना। तो ये भी एक नेतागिरी का ही लक्षण है, लेकिन उसमें लक्ष्य
सिर्फ राम का था, लक्ष्य किसी और तरफ नहीं था, लक्ष्य पैसे की तरफ नहीं था, क्योंकि लक्ष्मी आती जाती है, राम हृदय में बसते हैं। तो वो एक कुछ ऐसी बातें हमारे अंदर हैं जिसकी वजह से मैंने उस तरफ भी रुख किया। लेकिन नेतागिरी करने से अच्छा एक बच्चे का सही कैरियर अगर मैं बना दूं तो नेता, देखिए अल्टीमेटली भारत के अंदर जो नेतागिरी की गतिविधियां हैं उसमें कहीं ना कहीं लिप्त होकर भ्रष्टाचार आएगा ही आएगा, लेकिन शिक्षा के अंदर भ्रष्टाचार का कहीं कोई स्थान नहीं है। इसलिए मैं नेतागिरी से शिक्षाविद होना ज़्यादा पसंद करूँगा। आपको कभी ये स्कूल के बच्चों ने बाहर जाके आपकी बुराई करी हो, आपको ऐसा सुनने में आपको आया होगा बहुत बार, तो आपको क्या फेस करते हो इस चीज़? मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि आलोचना उसी की होती है जिसने कोई मुकाम पाया हो। मैं हकीकत बता रहा हूँ, कई बार मुझे कहा अरे मेरे बारे में बहुत सारी बातें बच्चे बोलते हैं, और मैं उन बच्चों के विरुद्ध भी नहीं जाता। वो बच्चे अगर वो बोलते हैं तो वो उनके उद्गार हैं, वो उनके विचार हैं मेरे बारे में, वो कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन जिस दिन असलियत का पता उनको चलता है कि वाकई ये जो हमने बुराई करी थी मयंक सर की, मयंक सर का हमारे प्रति क्या उद्देश्य था, जब वो कुछ बन जाते हैं अगर ज़िंदगी में, तो जिसने मेरी सबसे ज़्यादा बुराई करी होगी मैं उसके पास जाके उसके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देता हूँ कि बेटा ज़िंदगी में बहुत फलो फूलो और तुम्हारे पास धन धान की कमी ना रहे। बस एक यही उद्देश्य है। चाहे बच्चा कितना भी मुझे क्रिटिसाइज़ कर ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, और करें, कितना भी क्रिटिसाइज़ करना हो खूब करें, लेकिन अंत में सच्चाई जानने की ज़रूर कोशिश करें कि मयंक सर ने किस लिए आपके ऊपर कोई भी एक्शन लिया, कभी भी उनका उद्देश्य क्या था, आपको लज्जित करने का था कि आपकी ज़िंदगी बनाने का था। क्योंकि एक बाप, मैं खुद भी बाप हूँ, 32 साल का मेरा बेटा है और 28 साल की बेटी है, तो एक बाप कभी भी अपने बच्चे को खुद खुश नहीं होगा उसका अपमान करके। अपमान अगर वो करेगा भी तो इसलिए कि वो सही दिशा पकड़ ले, जिससे कि एक बार उसको पता चल जाए कि गलत कार्य करने का अंजाम क्या होता है, तो वो कार्य हमेशा के लिए छोड़ देगा। पर्पज़ ये है, लोग क्या समझते हैं बच्चे कि अरे इन्होंने तो सबके सामने मार दिया, इन्होंने तो यही नहीं है, इन्हें तो ये कुछ है ही नहीं, इन्होंने सबके सामने मार दिया, इनको देखो कितनी बुरी तरह मारा, गाल छप गए। भाई उस डर से कि उसका भविष्य कितना खराब होगा, तो वो तेज़ी हाथों में आ जाती है कि ये कल इसका भविष्य खराब ना हो। उसके गाल पे जब चांटा पड़ता है तो मेरे दिल पे भी पड़ता है, क्योंकि उसके बाद जब मुंह मोड़ के मेरे आंखों के आंसू टपकते उन्होंने नहीं देखे कि इस बच्चे पे कितनी लगी होगी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कल जो परिणाम आपका आएगा वो बहुत बुरा होगा। आज मैं उसको करेक्ट कर दूं तो शायद मैं अपने कर्मों में सफल हूं। आपने कभी सेलिब्रिटी पार्टी से अटेंड की है? देखिए, सेलिब्रिटीज़ पार्टी किसको कहते हैं आप? सेलिब्रिटीज़ कौन है, मुझे बस ये बताएं, कौन है सेलिब्रिटी? जो टीवीज़ पे आते हैं। टीवीज़ पे कौन से लोग आते हैं मुझे बताएं आप? कौन से? एक्टर्स, सिंगर्स। देखिए, एक्टर्स जो हैं, मैं बॉलीवुड लाइन से रहा हूँ। मेरे सगे भाई जो हैं सबसे बड़े, करण जौहर के पार्टनर हैं आज भी, और मैंने 5 फिल्म्स के अंदर एक्टिंग करी। आई एम इन टच विद बॉलीवुड एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। बताया क्यों नहीं फिर ये? चाइल्ड आर्टिस्ट, एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आप देख सकते हैं, गाना.com पे मैं एक मिसाल फिल्म में था, हीरो था, और उसके अंदर दे विल शो यू। लेकिन ये सब बातें बता, देखिए अपने कर्म जो व्यक्ति बताता है, जो अपने कर्मों को जिसको बताने की ज़रूरत पड़े वो व्यक्ति ही नहीं है। अगर किसी ने किसी के कर्मों को नहीं पहचाना तो उन्हें छोड़ देना चाहिए कभी भी, क्योंकि ज़िंदगी में कभी तो वो कर्म ऊपर उठ के आएंगे। अब जैसे आप एक्टर, सिंगर, कवि सब हो आप, तो अगर किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वो इन चीज़ों में जाना चाहता है, तो ये क्या सही किया है मैंने? अच्छा। कई बच्चे जो बिल्कुल पढ़ाई से नेग्लेक्टेड थे और दुनिया उनसे मुंह मोड़ लेती थी, उन बच्चों को मैं डांस में लेके आया हूँ। उनको धीरे धीरे अपने स्कूल के टीचर्स के माध्यम से कोचिंग दिलवा के अच्छा डांसर बनाया, और आज वो कोरियोग्राफर्स हैं, बाकायदा बॉलीवुड के तमाम कोरियोग्राफर्स को असिस्ट कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई में ही बच्चा एक्सेल करे। एक खिलाड़ी भी
अपनी पूरी ज़िंदगी में उतना कमा सकता है जो आपको जॉब में नहीं मिलता। ज़रूरत है सिर्फ पूरे मन से अपना एक शौक पालने की, एक अच्छा शौक, चाहे खिलाड़ी का, चाहे सिंगर का, चाहे डांसर का, चाहे एक कंप्यूटर इंजीनियर का। सिर्फ एक अच्छा सपना देखो और उस सपने के लिए अपनी जी जान लगा दो, अपना सब कुछ उसमें लगा दो। सफलता ज़रूर मिलेगी जब ऐसे गुरु साथ में होंगे जो आपको डायरेक्शंस अच्छे दे सकेंगे कि नहीं, तुम्हें ज़रूर सफलता मिलेगी। मैं अपने यहाँ एक कार्यक्रम और भी रखना शुरू कर रहा हूँ। उगते सूरज को पूरी दुनिया सलाम करती है। जो बच्चे टॉप करते हैं 99.6, 99.4, उनको पूरी दुनिया सलाम कर रही है और वो गर्व से भरे जाते हैं। उनको कहते हैं अरे यहाँ भी तुम्हारा एक सम्मान है, उधर भी वहाँ सम्मान है, वहाँ भी सम्मान है। कहते हैं अरे यार कहाँ कहाँ सम्मान अटेंड करूँ। ये गर्व, वो बच्चा जो वाकई एक कैलिबर रखता था 90% लाने का, पर उसकी माँ को अगर कैंसर है या उसकी माँ बीमार हो गई, उसकी सेवा करने में उसने पूरा समय निकाल दिया और वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाया, उसका कंपार्टमेंट आ गया किसी एक सब्जेक्ट में। अब वो बच्चा बिल्कुल रो रो के ये सोचे कि मैं तो ज़िंदगी में अब कुछ कर ही नहीं सकता। तो ऐसे बच्चों को मैं कहता हूँ तुमने तो वो किया है बेटा जो कोई और नहीं कर सकता। तुमने माँ की सेवा करी। माँ की सेवा करना अच्छे से अच्छे लोग नहीं कर सकते। तुमने अगर अपनी माँ के लिए एक इम्तिहान छोड़ दिया, भाड़ में जान दो उस इम्तिहान को, अगले साल तुम 100% टॉपर हो गए। ऐसे बच्चे को एक आशा का फूल देना, गुलाब का एक फूल देना कि बेटा हमारी उम्मीदें तुमसे बाकी हैं, अभी भी हमारी उम्मीदें तुमसे बाकी हैं। तो वो बच्चा कहीं ना कहीं खिलेगा और वाकई एक उम्मीद रखेगा कि कुछ लोगों को जब किसी से उम्मीद होती है तभी वो परफॉर्मेंस निकल के आती है। जब उम्मीद ही हट जाती है तो वो कभी परफॉर्म नहीं। अब मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड बता रहा हूँ। मैंने सिर्फ अभी सर 12th करी है, उसके आगे मैंने अभी कुछ नहीं करा लास्ट ईयर। और मेरा इंटरेस्ट है यूट्यूब वगैरह में, जो मैं आपका पॉडकास्ट ले रहा हूँ इन चीज़ों में। मेरे को बहुत से लोग बोलते हैं कि ये गलत कर रहा है, तो मतलब इसमें कुछ नहीं मिल पाएगा, डिमोटिवेट करते हैं, पर फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए सही है? देखो, मन की इच्छा, समझे, मन के विरुद्ध कोई भी कार्य करोगे तो तुम घसीटे जाओगे। कोई ना कोई तुम्हें घसीटे, अरे ये कर, चल ये कर लो, इसमें बहुत पैसा है, ये कर लो। घसीट के तो कोई भी चीज़ कभी प्राप्त नहीं होती। मन जो कहता है उस तरफ आगे बढ़ो, मास कम्युनिकेशन करो, डू योर मास कम्युनिकेशन, IFMC ट्राई करो। मास कम्युनिकेशन के थ्रू जब आप अपना कोर्स करोगे तो आप इसमें और टेक्निकली क्वालिफाइड हो जाओगे, और मन की इच्छा है ही इस फील्ड में जाने की। तो जब उस कोर्स को करोगे तो अपनी इच्छा से ऐसे करोगे कि अरे यार इसी में तो जाना है मुझे, यही तो मेरा कोर्स है। सो डू मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के थ्रू आप एक एंकर बन सकेंगे। एंकर बन सकेंगे तो विभिन्न तरीके से आप लोगों से क्वेश्चनिंग कर सकेंगे। ये भी एक आसान क्षेत्र नहीं है। दुनिया डगमगाने की बहुत कोशिश करेगी, लेकिन इंसान वही है जो अंगद की तरह पैर डाल के खड़ा रहे और उसका पैर कोई ना हिला पाए। माँ बाप भी तुम्हें अगर विचलित करते हैं तो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि बजाय माँ बाप तुम्हें कन्विंस करें, तुम माँ बाप को कन्विंस करो कि एक दिन लाके दूंगा। 3 इडियट्स देखी आपने? वो फोटोग्राफर बनना चाह रहा था, फोटोग्राफर बनना चाह रहा था। अंत में उसने अपने फादर से कहा, पापा अगर कम कमाऊंगा तो क्या कमाऊंगा, कम से कम दिल से तो कमाऊंगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा पापा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और इतना तो मैं कर लूंगा कि मैं अपना परिवार चला लूँ, पर मैं अपने दिल से काम करूंगा। तुम चाहते हो मैं दिमाग से काम करूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। इस तरीके से अपने पेरेंट्स को कन्विंस करिए। सो थैंक यू सर, आपको ये पॉडकास्ट हमारे संग आपको कैसा लगा? कुछ हमने अगर गलत क्वेश्चन पूछे होंगे तो उसके नहीं, गलत क्वेश्चन नहीं। देखिए, सही व्यक्ति वो है जो किसी भी एंकर के कोई भी सवालों का जवाब बिल्कुल उचित तरीके से दे। तो मैं चाहता था कि इस तरीके के क्वेश्चन रेस किए जाएं। इन क्वेश्चंस के रेस करने से एक दिशा मिलती है। आज जो मैंने बातें बताई हैं, शायद कुछ पेरेंट्स को भी दिशा मिली होगी, कुछ बच्चों को भी ये पता चला होगा कि मेरी भावनाएं उनके प्रति क्या हैं, जो
मेरे को राक्षस समझते हो, डिसिप्लिन के मैटर में बहुत ज़्यादा क्रूर समझते हो, वो मेरी क्रूरता नहीं है, वो उनका भविष्य है। एक भविष्य में जब वही बच्चे कुछ बन जाएंगे, भले ही मैं उनके पास जाऊंगा आशीर्वाद देने, वो ले या ना ले, मैं दूर से खड़े होकर अपना हाथ उनके सर पर रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस समय होगी जब मेरा तिरस्कृत किया हुआ बच्चा कुछ चमत्कार लेकर आएगा, मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा। सर आपको कभी ऐसा तो नहीं लगा कि मैं इतना छोटा और आपसे पॉडकास्ट, आपसे इंटरव्यू लेने आ रहा हूँ? तो देखो, इंटरव्यू लेने और ब्रॉडकास्ट लेने की कोई उम्र नहीं होती। हर जंग जो लड़ी गई है वो पूरी तत्परता से लड़ी गई है, और कोई भी क्षेत्र के अंदर जब आप प्रवेश करते हैं तो वो एक जंग है। उस जंग में कभी भी अपने आप को छोटा मत कहो। कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता। एक 99 साल का आदमी भी जब मर रहा होता है तो 6 साल के बच्चे से कोई ना कोई ऐसी सीख के तब मरता है जो उसने पूरी 99 साल में नहीं सीखा हो। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और कभी अपने आप को छोटा कहने की कोशिश मत करो। छोटा या बड़ा इंसान कर्म से होता है, उम्र से नहीं। सो गाइज, आपने सर का पॉडकास्ट देख लिया। अगर आपको अपने क्वेश्चंस रखने हो, स्कूल के बच्चों को अगर अपने क्वेश्चंस रखने हो तो वो कमेंट में डाल सकते हैं। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट भी सर के संग करेंगे। अगर सर का मन हुआ हमारे संग करने का तो ज़रूर सर करेंगे। और बाकी स्टे ट्यून। थैंक्स।